तो टारगेट अगर जो आप लिया है उसको पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करें और उस प्लानिंग पर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो एक टाइम आएगा कि धीरे 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 आपका वह टारगेट पूरा हो जाएगा। ये आए अभी पढ़े नहीं, बाद में जाते हैं एकाएक कहीं यहाँ टीचर के पास कहीं वहाँ पढ़ने के लिए कि आपका तो बेसिक प्लेट नहीं है। जो चीज़ पहले जानना चाहिए वो चीज़ आप जानते नहीं है उस समय में, और जो चीज़ आगे जानने का है वहाँ पर आप पीछे वाला भी चीज़ आगे वहाँ पर हो जाता है हौच पौच। क्या हो जाता है? बस कुछ दिन आराम से आप पढ़ते हैं, टाइम पास करते रहिएगा, आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होता है। तो यहाँ से आप टारगेट सेट करें जिसको जिस क्षेत्र में जाना है, और यहाँ से आप धीरे 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 उसको मेंटेन रखिएगा तो आपको आराम से उस मुकाम पर पहुंच जाइएगा। आपको कहीं दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। बहुत सारे हैं, 2 घंटा 1 घंटा में सारा तैयारी करने वाला, 6 महीना साल भर, बहुत सारे गुरुजी हम लोगों ने भी किया है। 6 महीना में आइए ये करा देंगे, 8 महीना में आइए ये करा देंगे, ये सब कहीं नहीं होता है। 2-4 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे जो पास करते हैं उसका पहले से बेसिक सही रहता है, और जो ऐसे भीड़ लगाने वाला होता है उनका बेसिक सही नहीं रहता है, तो तुक्का मारने वाला से काम चलता नहीं है और उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। तो आप लोग यहाँ से कसम खाइए कि हमें ये फील्ड में चलना है। आपके लिए मार्गदर्शन भी होगा, सूचना देने का भी काम होगा, उस बात को रखने का भी काम होगा। उसके लिए फिर आप क्विज वगैरह ये सारे चीज़ में आपस में डिस्कशन भी करेंगे। तो आपके लिए कमीशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक क्लास में मैंने बताया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली योर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर कैन कंट्रोल इट। कोई असंभव चीज नहीं है, आप कर सकते हो। अगर कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये जज्बा होना चाहिए, यू मस्ट बी पैशनेट। अगर ये आप में नहीं आएगा, जज्बा नहीं आएगा, तो आप बस भीड़ के सदस्य रह जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट देखने भी नहीं जाइएगा। बहुत बच्चे तो देखने भी नहीं जाते, तो जानता है कि हरे हरे हो जाएगा। बहुत जो थोड़ा बेचारा मेहनत करता है, ईश्वर के भरोसे रहता है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी का मदद करता है जो स्वयं अपना मदद करता है। ए स्लीपिंग लायन कैन नॉट इट डियर इट्स माउथ। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता है, उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये नहीं कि आराम से सोया हुआ हिरन आएगा, लो बाबू हमको खा लो। ऐसे कमीशन या कोई कंपटीशन पास नहीं करता। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि किस टाइम में कितने चीज को हमको प्राप्त करना है। चलिए आगे एक छोटी सी चीज से शुरू करता हूँ। संस्कृति और साहित्य की तरफ मूव करते हुए, शुरू से ही हम लोग साहित्य पढ़ते आए हैं, साहित्य को हल्का सा जानते हैं कि कोई बड़े एग्जाम में या कहीं भी लोगों के बीच में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में टेंशन नहीं। हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमें लगे खुद से कि मैं भी इस कतार में खड़ा हो सकता हूं, मैं भी इस कतार में खड़ा हो सकता हूं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप होते हो कि नहीं होते। आपको अता पता है ये नहीं, मोटका मोटका कॉपी लिख लीजिए, हम लिखाएंगे बोर्ड पर उतारते जाइएगा, पढ़िएगा नहीं, ना चिंतन न मनन, और कहिएगा हमको आया नहीं। सब तो है, कॉपी खाली दिखाने से नहीं होगा, अब बोर्ड लिखने उतारने से नहीं होगा, खाली टीचर के पास जाने से नहीं होगा। मेहनत तो आपको ही करना है। इसको करना है, आपको ही करना है। टीचर इज जस्ट लाइक अ व्हिप, चाबुक होता है, गाइड होता है। पर आपके बदले में मैं थोड़े दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको समझाऊंगा कि ये है, यहाँ से आया है ऐसे। एग्जाम में आप क्या करते हैं, वो वनडे गेम होता है, बढ़िया चल गया बल्लेबाजी, बढ़िया जानकारी देगा तो चलेगा।
अब बेसिक्स आइए नया चल दिए बल्ला लेकर के तो तुरंत बोल्ड आउट हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? बोल्ड आउट हो जाएगा, नहीं तो हुक्का मारिएगा, कहीं लग गया तो कैच आउट हो जाइए। उससे भी ज्यादा 2 में भी हो गया, नहीं होइएगा तो रन आउट हो जाइए, नहीं तो विकेटे में मार करके चल आइएगा। यही ना होता है। जिसका बेसिक्स रहता है वो टिकता है, टीम को भी उस पर नाज होता है कि ये तो मास्टर के पास भी ऐसे छात्र होते हैं जो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते करते बढ़ते हैं, वो उस मुकाम को हासिल कर लेता है। हर एक टीचर, डॉक्टर, वकील कभी ये नहीं चाहता है टीचर कि उनका बच्चा फेल करे। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उनका मरीज मरे या ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचे। कोई वकील ये नहीं चाहता है कि मैं किसी मुवक्किल का, क्लाइंट का केस लूज करूं, केस को हार दूं। ये 3 प्रोफेशन बहुत बड़े मायने का है, वो आपके लिए है। ये 3 बात ध्यान में रखें। बहुत लोग कहते हैं अपने अपनी मार्केटिंग चलाने के लिए जिसको जो मन होता है बोलते जाते, वो मास्टर वो है, वो डॉक्टर वो है, वो वकील वो है। उसी के बिरादरी की बात है। आम पब्लिक में ऐसी धारणा नहीं है, चाहे वो छोटा गुरु हो या बड़ा गुरु या गुरु घंटाल हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसकी मनसा ये नहीं होता कि हमारा बच्चा फेल करे। कोई टीचर ऐसा नहीं सोचता है। हमारी दुकानदारी चले ना चले या प्रोफेशनली मैं पढ़ाता भी नहीं। जो जानता हूँ, जितना मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ गांव देहात के बच्चे उस मुकाम पर पहुँचे। तुम्हारे यहाँ भी कुछ अगर अगल बगल में कोई बड़ा आदमी हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। तो प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की जो दया होगी उसके अनुरूप मैं आप लोगों के बीच में ये हमेशा देते रहूँगा। आज चर्चा करते हैं साहित्य के बारे में। इसी पर वेद उपनिषद से जानने से पहले इतिहास को के पन्ना को परत में परत उलटने से पहले कुछ चर्चा करना मुनासिब है। यहाँ पहले हम लोग पूरे क्लास 1 से कहता है साहित्य ले है, गणित लिया, 2 बात तो आते रहता है। साहित्य हर एक घर घर में साहित्य है। तो हम पहले आज सिंपली, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद से ये मेरा मनसा था कि मैं क्लास स्टैंड करूंगा, क्लास शुरू करूंगा, तो साहित्य पर आज मैं चर्चा करता हूं। अब ये साहित्य शब्द क्या है? संस्कृत भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ना, वह साहित्य में संकलित है। तो साहित्य होता क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। साहित्य संस्कृत शब्द सहित शब्द से आया। किस शब्द से आया है? संस्कृत शब्द सहित शब्द से आया है साहित्य। साहित्य किस वर्ड से आया है जी? संस्कृत शब्द सहित शब्द से आया है। प्रत्यय पढ़ा है आप? क्योंकि स्याय प्रत्यय के योग से बना है। किस प्रत्यय के योग से बना है ये? आराम से जब ऐसे वगैरह लिखिएगा या कोई बात, एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दे। अब इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? सहित। इस वर्ड का अर्थ होता है सहचारी, भाईचारा, मेल मिलाप आदि के भाव से कोई रचित अलंकारिक रचना। अब मोटा मोटी समझिए, सब कुछ साहित्य नहीं हो सकता। इसमें लेखक की जो मंशा होती है उस बात को निरूपित करने के लिए कि वह एक दूसरे के बीच में भाईचारा उत्पन्न करने के लिए, सहयोग उत्पन्न करने के लिए अलंकारिक रूप से अगर उसको कहता है। अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमको अभी मात्र साहित्य पर चर्चा करना है। तो उसी को कहा जाता है साहित्य। क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? साहित्य का मोटा मोटी अर्थ क्या होता है? सहचार्य, मेल मिलाप। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिटरेचर। क्या कहा जाता है? लिटरेचर। ये कौन वर्ड आया है? ये आया है लैटिन वर्ड। जैसे हिंदी में आया है साहित्य, संस्कृत के किस वर्ड से आया हुआ? सहित शब्द से आया है। उसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? स्यों। अब उसी तरह
इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग लिटरेचर। लिटरेचर कौन वर्ड से आया है? लेटिन वर्ड से आया। इसका मतलब क्या होता है? लिटरेचुरा। क्या होता है? लिटरेचुरा। लेटिन है, लेटिन से निकली है इंग्लिश। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि अर्थ अक्षरों से गठित लेखन। अक्षरों से, इसका अर्थ जो होगा कि अक्षरों से गठित लेखन। कोई भी जो लिखेंगे तो हम अक्षर में नहीं लिखेंगे, सिंबल में नहीं लिखेंगे, लेटर से ही नहीं लिखेंगे जी। अब चलिए, तो ये तो हुआ साहित्य का क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। अब साहित्य का देखिए प्रकार वर्गीकरण करते हैं। आप अगर अपनी साहित्य में जाइएगा तो ये गद्य में मिलेगी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोज। क्या कहा जाता है? दूसरा है पद्य। कविता वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? पद्य। और एक तीसरे टाइप का होता है, उसको बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं? मालिश मत समझ लेना चंपू का मतलब। चंपू करा ले भाई, है ना, आता है ना चंपू। तो चंपू क्या है? देखते हैं गद्य क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं ठीक उसी प्रकार लिख देना, यानी बोल चाल की जो भाषा को हम अगर संकलित करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे लिख देते हैं, तो उसको कहा जाता है गद्य। अब देखिए पद्य क्या होता है? विशेष प्रकार छंद वगैरह होता है कि बांध करके, इसमें क्या होता है हम लोग पढ़ाते हैं राइमिंग वर्ड। क्या होता है? तो ताल लय के साथ किसी चीज को लिखते हैं तो वो हो जाता है पद्य। क्या हो जाता है? मतलब उसका राइमिंग वर्ड आता है। अब तीसरा है चंपू। इसमें दोनों का मिश्रण होता है, गद्य भी है और पद्य भी है। क्लियर हो गया? यहाँ तक साहित्य को समझ गए। अब देखिए इसके अलावा दो तरह का साहित्य, आप उसको मोटा मोटी अगर बांटिएगा, एक है काल्पनिक और दूसरा है गैर काल्पनिक। एक है इमेजिनरी, लोग कल्पना करते हैं, लेखक कभी अपने अपने हिसाब से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो जैसा सोचते हैं उसके हिसाब से उसको निरूपित करते हैं। तो अब चलते हैं हम कि इसके अलावा अगर हम अब चलते हैं तो इसका कितने तरह के ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। एक है उपदेशात्मक। क्या है? उपदेशात्मक। और दूसरा है कथात्मक। क्या है? कथात्मक। अब देखिए उपदेशात्मक क्या है? इसे निर्देशक ग्रंथ भी कहा जाता है। जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब निर्देशक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या करता है? पाठक के बुद्धि, विवेक, चिंतन और आचरण को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है कि आप किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसा करें ना करें, बुद्धि विवेक किधर जाना चाहिए, किस रूप से होना चाहिए, इस चीज को कहा जाता है उपदेशात्मक। अब देखिए कथात्मक, आवश्यक जानकारी को पाठक तक पहुंचाना है ताकि वह समझ भी जाए और उसे समझाया भी जाए, यानी कथा कहानी कह करके आपको उस बात की तरफ लेके चलता है। नॉवेल वगैरह जो सब चीज आता है इसी के अंतर्गत। अब देखिए लेखक का दो उद्देश्य होता है। पहला जो उपदेशात्मक था उसमें होता है लेखक का कि वो अपने पाठक को, अपने श्रोता को, अपने उसको जहाँ वह जो लोग उनको पढ़ेंगे उसको मनाना होता है, बहलाना होता है और सोचने पर विवश करना होता है कि आप सोचिए हम जो कर रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो उसको लिखा, ये करने योग्य है या नहीं है, इसके तरफ उसको मूव करता है। कथात्मक में क्या होता है कि पाठक को उसके प्रति रुचि जागृत करना, जिज्ञासा को बढ़ाना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए ये बात है साहित्य के संदर्भ में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी पंक्ति पर मैं चलता हूं कि भारत में जो भाषा जो हम लोग बोलते हैं उस संदर्भ में कहा जाता है यहाँ 4 प्रमुख वाक् समूहों का मिश्रण है या अनुसरण किया जाता है। ये भी मोटा मोटी जान लीजिए। एक है ऑस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती और चौथा है इंडो यूरोपियन। अब देखिए प्राचीन
तब भारतीय यूरोपीय भाषा के अंतर्गत अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अब इसमें हमको लोगों को जानना है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका, जब संस्कृत का सबसे औपौरुषेय जो मनुष्य के द्वारा माना जाता है कि नहीं लिखा गया है, तो हम लोग वेद से शुरू करेंगे। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। जो समस्त जीवों के संचालन करने हेतु मनुष्यों को ज्ञान उपलब्ध कराने के विषय में जो शास्त्र बताता है, उसी को वेद कहा जाता है। आज यहाँ तक रहेंगे, इसके बाद इस वेद के बारे में हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। आधा घंटा का ये सब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद SST वगैरह जितना जितना चीज़ है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। आज के बाद कमीशन क्लास स्टार्ट। थैंक यू।